हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सुबह दोपहर शाम, किसी भी टाइम देख रहे हो, सभी को मेरा नमस्ते, सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम 12th फिजिक्स को हिंदी में उसके अंदर चैप्टर चुंबकत्व 3rd यूनिट के अंदर आता है, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी बोर्ड में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी ये बहुत काम के कॉन्सेप्ट हैं। तीनों एक ही जगह से निकलेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम दंड चुंबक को ले जा रहे हैं और ये देखने वाले हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब दंड चुंबक को रखा जाता है तो कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है हमें वहाँ पे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक को रखना यानी क्या करना? एक समान चुंबकीय क्षेत्र यानी सब लोग जानते हो कैसी चुंबकीय बल रेखाएं खींचेंगे, समांतर और समदूरस्थ। हमने मान लिया कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, मन गया सबका। चलो इसमें एक चुंबक रख दीजिए, ये हो गई कोई एक दंड चुंबक। क्या है भाई? ये दंड चुंबक। इसकी ध्रुव प्रबलता स्मॉल m है, इधर भी स्मॉल m है। क्लियर? इसका चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M है जिसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। N मतलब नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव, S यानी साउथ, दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव प्रबलता स्मॉल m है। ठीक, अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब रखेंगे तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उत्तरी ध्रुव पर बल लगेगा जो होगा वेक्टर MB, और इस पर भी बल लगेगा, ये होगा माइनस वेक्टर MB। माइनस साइन ये बता रहा है कि ये बल चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। चलिए तो हम करने क्या वाले हैं अब, जब भी क्षण चुंबक या दंड चुंबक या बार मैग्नेट को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इतना तो होना ही है, आप दिमाग में बिठा लीजिए। कितना होना है कि उसके उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, दक्षिणी ध्रुव पर विपरीत दिशा में बल लगेगा। क्लियर? तो इसमें सबसे पहला हमें डेरिवेशन पढ़ना पड़ता है, बलयुग्माघूर्ण हेतु व्यंजक, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। ठीक, इसके लिए क्या करेंगे? एक ये बल है, एक ये बल है, दोनों बल बराबर परिमाण के हैं, विपरीत दिशाओं में हैं और अलग अलग क्रिया रेखा पे। देखिए जे इधर लग रहा है और जे इधर लग रहा है, अलग अलग क्रिया रेखाओं पे लग रहे हैं। दोनों क्रिया रेखाएं परस्पर समांतर हैं। जब कहीं ऐसी स्थिति बनती है कि दो बराबर परिमाण के बल परस्पर विपरीत दिशा में अलग अलग क्रिया रेखाओं के अनुदिश क्रियाशील होते हैं तो ये बलयुग्म का निर्माण करते हैं। बलयुग्म का निर्माण करते हैं, वस्तु को घुमाने की कोशिश करते हैं। आप सोचो ना, कहीं पे गाड़ी पकड़ के हम एक हाथ से पीछे खींचते, स्टीयरिंग एक से आगे खींचते तो क्या होती है? गाड़ी मुड़ जाती है। 2 व्हीलर साइकिल की बात कर रहा हूँ। तो 4 व्हीलर में भी ऐसे होता है। 4 व्हीलर में क्या करते हैं? एक हाथ से नीचे एक से ऊपर करते हैं तो भी वो घुमाने की कोशिश करता है। किसी को पकड़ के ऐसे ऐसे हिला दो, घूमता है। तो ये घुमाने की कोशिश कर रहा है, हमें दिख रहा है, ऐसे लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, तो हमने माना कि इसको चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा गया है। कितने कोण पर? थीटा कोण पर। लेकिन बलयुग्म आघूर्ण निकालने के लिए हमें यह निकालना होता है क्या? लंबवत दूरी की ज़रूरत पड़ती है, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो या तो हम इसको पीछे बढ़ा के इधर लंब डाल दें या इसको पीछे बढ़ा के इधर लंब डाल दें। तो मुझे आदत इसकी बनी हुई है तो मैंने इधर डाल दिया, L फॉर लंब समझ लो आप लोग, है ना। अब थीटा इधर है तो थीटा नीचे भी आएगा, ये संगत कोण के कारण। तो चित्र में हमें क्या दिख रहा है बताएंगे आप? चित्र में NS दंड चुंबक है, इसकी लंबाई हमने मानी 2L, प्रभावी लंबाई 2L है NS। ठीक, और कोण जो NSL है ये थीटा है और कोण NLS ये 90 डिग्री है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सबको समझ में आ रहा है। B क्या है? B है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको क्या बोलते हैं? 2L को प्रभावी लंबाई।
एक एक चीज़ बता रहा हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से, सबको समझ में आएगा, पूरा पूरा समझ में आएगा। स्मॉल एम क्या है? स्मॉल एम है बच्चों ध्रुव प्राबल्य। क्या है? ध्रुव प्राबल्य या ध्रुव प्रबलता, इंग्लिश में इसको पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक। कैपिटल एम क्या है? ये है चुंबकीय आघूर्ण। व्हाट इज कैपिटल एम बच्चों? ये है चुंबकीय आघूर्ण। ठीक। और इसका मान होता है 2 ml। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है, इतना सबको समझ में आ गया। अब हम इधर ये लिख देंगे कि चूँकि समान परिमाण के बल दोनों ध्रुवों पर परस्पर विपरीत दिशाओं में क्रियाशील हैं, इसलिए ये एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं, तथा हम जानते हैं कि बलयुग्माघूर्ण बराबर क्या? किसी एक बल का परिमाण गुणित लंबवत दूरी, इनके बीच की लंबवत दूरी। बल कितना है? एम बी इधर है और एम बी इधर है। बल कितना है? एम बी। बलयुग्माघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं। इसको कैसे दर्शाते हैं? टाउ से। टाउ बराबर बल का मान कितना हो गया? एम बी। और ये कहाँ से आया? परिभाषा होती है बी की, जिसका मतलब होता है एफ अपॉन एम। त्रिक गुणा करोगे तो ये आ जाएगा एम इंटू बी। लंबवत दूरी कितनी है? एन एल। ये दोनों बल थे, दिख रहे हैं ना ये दोनों बल, इनके बीच की लंबवत दूरी ये है, खड़ी वाली दूरी ये है। कौन सी है? एन एल। ये इनके बीच की लंबवत दूरी है। सबको समझ में आ रहा है? ठीक। आप देखिएगा, परंतु क्या? परंतु समकोण त्रिभुज एस एल एन में, ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें साइन थीटा लगाइएगा। साइन थीटा आएगा लंब बटे कर्ण एन एल। अब आप कहो कि सर साइन थीटा क्यों? तो भाई 11th से पढ़ के आ रहे हो, जब भी बलयुग्माघूर्ण होता है लंबवत दूरी आती है। लंबवत दूरी यानी लंब आता है, परपेंडिकुलर आता है, और लंब साइन में आता है, कॉस में नहीं आता। ठीक है। ये क्या बन गया? साइन थीटा बराबर एन एल बटे 2l। त्रिक गुणा कर देंगे तो एन एल बराबर क्या आ जाएगा? 2l साइन थीटा। ठीक है। अब ये उठा के कहाँ भर दीजिए आप? इधर पे रख दीजिए एन एल का मान। तो टाउ क्या आ गया? एम बी इंटू 2l साइन थीटा। ये क्या बन गया? 2ml इंटू बी साइन थीटा। बच्चों लेकिन हमने क्या बताया अभी? 2ml जब भी कभी मिलेगा दुनिया में तो वो बराबर काय के होगा? कैपिटल M के होगा। मतलब हमने क्या बोला? परंतु 2ml बराबर कैपिटल M, इसलिए टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। ये वास्तव में है अदिश रूप। क्या है बच्चों? अदिश रूप। और इसी को सदिश रूप में कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर टाउ इक्वल्स टू वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म या सदिश रूप। तो बच्चों उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि समझ में आ गया होगा। और ये रिकॉर्डिंग का ये अच्छा फ़ायदा है कि आप एक बार रीप्ले करके देख सकते हो, 2 बार 4 बार 10 बार, जब तक समझ में नहीं आया आप बार बार देख सकते हो। फिर भी समझ में नहीं आए तो मैंने नंबर दे रखा है, आप इस पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भेज सकते हो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक। कॉपी में लिखना ज़रूर है, और लेक्चर के लिए कॉपी में नहीं लिखा तो कोई मतलब नहीं है, नहीं सीखोगे। 1000 बार वीडियो देख लो, कई जगह वीडियो देख लो, नहीं सीखोगे। वो इस तरह का हो गया कि तैरना किसी को सिखाना है तो अपन कहें कि ऐसे हाथ चलाओ, ऐसे हाथ चलाओ, ऐसे पाँव चलाओ, जो करो वो करो, पानी में कभी ना ले जाएं। कभी सीखेगा तैरना कोई? नेवर। इसलिए ये नोट्स जब आप खुद से बनाओगे तब आपको बहुत मज़ा आएगा, तभी सीखोगे अच्छे से। ठीक। तो ये आ गया। अब इसके स्पेशल केसेस देख लो थोड़े से। कहे के बलयुग्माघूर्ण वाले व्यंजक के स्पेशल केसेस, विशेष परिस्थितियाँ। अगर थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तो साइन थीटा का मान 0 हो जाएगा, इसलिए बलयुग्माघूर्ण का मान भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
बलयुग्म आघूर्ण वस्तु को घुमाने की कोशिश करता है। अब बलयुग्म आघूर्ण शून्य हो गया, इस बात का अर्थ है कि घुमाने की कोशिश नहीं हो रही। अब वस्तु घूमेगी नहीं। तो देखो भाई इसका क्या है, इसको अगर उठा के ऐसे कर दो, ऐसे कर दो तो 0 डिग्री आ जाएगा। एक बल इधर लगेगा, एक इधर लगेगा। इस पेन को देखो, एक तरफ इधर खींचो, एक तरफ इधर खींचो, इसको कितना भी खींच लो टूट जाएगा, लेकिन घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा। घुमाने की कोशिश नहीं हो रही, इसलिए बलयुग्म आघूर्ण का मान शून्य होने का अर्थ होता है कि वस्तु में घूमने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाएगी, वस्तु घूमेगी नहीं। आ रहा है ना समझ में? कमेंट में लिखते चलिएगा, समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत हो रही तो मैं साथ में बताता चल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, उल्टा रख दीजिए 180, मतलब इसको उत्तरी ध्रुव को इधर, इसको इधर, कैसा? ऐसा कह रहा हूँ, उत्तरी ध्रुव इधर, दक्षिण इधर, तो उत्तरी पे बल इधर को लग रहा है, दक्षिणी पे इधर को लग रहा है। माने अब इस चुंबक पे बल एक इधर से लग रहा है, एक इधर से, दोनों बराबर बल हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। वो कभी ये घूमेंगे, घुमाने की कोशिश नहीं करेंगे, ये चकनाचूर हो जाएगा लेकिन घूमेगा नहीं। तो कुल मिला के प्यारे बच्चों क्या हो गया है कि जब थीटा 0 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, तो दोनों ही स्थितियों में बलयुग्म आघूर्ण शून्य हो गया, घूमने की कोशिश नहीं कर रही वस्तु। समझने का एक और तरीका देखो, एक और तरीका क्या है, ये चुंबक है, क्लियर, ये थीटा कोण पर रखी है। जब इसको यहीं रख दोगे तो अभी लंबवत दूरी क्या थी? ये थी। और जब इसी की दिशा में आ जाएगी तो लंबवत दूरी क्या होगी? एक बल इधर को है, एक इधर को है। लंबवत दूरी तो बची ही नहीं, दोनों की एक ही हो गई क्रिया रेखा। लंबवत दूरी शून्य हो गई। लंबवत दूरी शून्य तो कितना भी बल लगा लो क्या होगा? बलयुग्म आघूर्ण हमेशा शून्य ही आएगा। चलो समझ गए होगे। दूसरी बात, अगर थीटा कितना हो 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री है तो साइन थीटा की वैल्यू होती है 1 और ये होती है मैक्सिमम। साइन थीटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इस टाउ का मान कितना आएगा? ये है हमारा सूत्र, इधर 1 भर दीजिए, m × b, यानी सबसे ज़्यादा बलयुग्म आघूर्ण कब लगता है भाई? बच्चों बताइए, सबसे ज़्यादा बलयुग्म आघूर्ण कब लगता है किसी दंड चुंबक पर? जबकि उसे किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाए। चुंबकीय क्षेत्र इधर को इधर कर दो तो सबसे ज़्यादा तेजी से घूमने की कोशिश करेगी ये, ठीक है भाई। तो बलयुग्म आघूर्ण समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ बच्चों। चलो इससे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बनता है। क्या बनता है? टाउ के पदों में एम की परिभाषा। क्या? टाउ के पदों में एम की परिभाषा, मतलब बलयुग्म आघूर्ण के पदों में चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा। चुंबकीय आघूर्ण को कैसे परिभाषित करेंगे हम बलयुग्म आघूर्ण के पदों में? बोर्ड पे देखिए, स्पीड में 2 मिनट का काम है। होशियार वाले बच्चे, सब बच्चे होशियार हैं ना, कोई बच्चा कमजोर थोड़ी है, होशियार वाले हैं ना। हाँ, अपनी क्लास को तो और अच्छे वाले पढ़ते हैं, है ना। अब यदि इसमें b बराबर 1 कर दें और थीटा कर दें 90 डिग्री, तो साइन थीटा का मान 1 हो जाएगा। इसलिए टाउ बराबर क्या आ जाएगा? m × 1 × 1, टाउ बराबर m। बस इसी को शब्दों में डाल दो, परिभाषा बन गई। क्या बोलेंगे? किसी दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण आंकिक रूप से उस बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होता है जो कि दंड चुंबक को एकांक तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखने पर क्रियाशील होता है। समझ में आ गई बात? दोबारा सुन लेना, तिबारा सुन लेना, 4 बार सुन लेना, ठीक है। किसी दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण आंकिक रूप से उस पर कार्यरत उस बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होता है जो कि उसे एकांक तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने पर क्रियाशील होता है। जो कि उस पर कब क्रियाशील होता है? एकांक तीव्रता के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्रियाशील होता है। ठीक है भाई, हो गया। बलयुग्म आघूर्ण समझ में आ गया। चलिए, दूसरा है घुमाने में किया गया कार्य। क्या बोले भाई? घुमाने में कृत कार्य या संपन्न कार्य, मतलब इसको हम घुमाएंगे। अगर ये है थीटा कोण पर रखा है, अगर हम घुमाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा। इधर अपने आप से घूमेगा और इधर हमें ताकत लगानी पड़ेगी। जैसे ये पेन है, छोड़ो तो नीचे अपने आप जाएगा, तो भी mgh कार्य होगा अगर एच ऊंचाई गिर गया तो। और नीचे से ऊपर उठाएंगे तो हम
उल्टी दिशा में ले जाना पड़ेगा, हमें ले जाना पड़ेगा। पानी को गिराओ खुद चला जाएगा, कार्य होता है। ऊपर ले जाओ तो आपको करना पड़ेगा। कुल मिला के कार्य की दिशा बदल जाएगी, या तो कार्य करना पड़ेगा या आपको कार्य प्राप्त होगा। ठीक, तो इधर को कार्य प्राप्त होगा, खुद द्विध्रुव घूमने की कोशिश कर रहा है और विपरीत दिशा में ले जाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा इसके विपरीत दिशा में चलाने में। ठीक है, तो अब हमें मालूम है कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई दंड चुंबक रखा है तो उस पर कार्यरत बलयुग्म घूर्ण कितना होता है, mb sin थीटा होता है। अब आप लोग पेपर में आए तो भाषा कैसे लिखोगे, माना स्मॉल m ध्रुव प्रबलता व कैपिटल M चुंबकीय आघूर्ण का एक दंड चुंबक ns जिसकी प्रभावी लंबाई 2l है, एक समान तीव्रता कैपिटल B के चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर चित्रवत रखा हुआ है। ऐसा सब में लिखना है, इसमें भी लिखना, पिछले वाले में भी लिखना और फिर अच्छा वर्णन लिख देना ऐसा। फिर लिखा, चूंकि हम जानते हैं कि द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म घूर्ण क्या होता है, टाउ बराबर mb sin थीटा होता है। अब घूर्णी गति में कार्य कैसे निकलता है, रैखिक गति में हम कहते हैं बल गुणित विस्थापन बराबर कार्य। घूर्णी गति में क्या होता है, बल की जगह बलयुग्म घूर्ण आ जाता है या बलाघूर्ण आता है, बल की जगह बलयुग्म घूर्ण और विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन। ठीक, तो बलयुग्म घूर्ण ये और कोणीय विस्थापन माने थीटा। लेकिन यहाँ पे चक्कर ये है कि ये थीटा बदल रहा है, मतलब ये कम ज़्यादा हो रहा है लगातार। जिस तरफ भी घुमाओगे तो इधर कम होने लगेगा, इधर बदल ज़्यादा होने लगेगा। तो जब परिवर्ती बल होता है तो किए गए कार्य की गणना समाकलन विधि से होती है। तो परिवर्ती बलयुग्म घूर्ण है तो किए गए कार्य की गणना समाकलन विधि से होगी, इंटीग्रेशन मेथड से होगी। सबको समझ में आ रहा है कैसे? थोड़ी सी देर के लिए हम इसको कैसा मान लेंगे, नियत मान लेंगे या कांस्टेंट मान लेंगे। मतलब स्पष्टतः दंड चुंबक को अल्प कोण डी थीटा घुमाने में जो कार्य है dw वो कितना आएगा, टाउ इंटू डी थीटा, बल गुणित विस्थापन। इतनी देर के लिए इस बल को नियत मान लिया हमने। परिवर्ती चीज़ों को कम समय में, कम ड्यूरेशन में कैसा मान सकते हैं हम, अपरिवर्ती मान सकते हैं, हमें मालूम है, ऐसा कई बार पढ़ चुके हैं। तो टाउ बराबर क्या आ गया बच्चों, mb sin थीटा डी थीटा, dw आ गया ये। लेकिन इतना नहीं चाहिए हमें तो कितना चाहिए, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में चाहिए कुल कार्य। ठीक है, कि इधर रखा है 30 पे और हम कह रहे हैं कि 20 से 40 तक घुमाने में किया गया कार्य निकालो, 10 डिग्री से 70 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य निकालो। तो कुछ नहीं, लगा दो, लिमिट लगा दो, है ना। अतः चुंबक को थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाने समझ जाओगे ये राइटिंग, घुमाने में कुल कार्य जो W आएगा इस छोटे कार्य का ये समाकलन होगा 0 to W। और जब इस कार्य का सूत्र जो हमने निकाला था ये भरेंगे तो क्या आएगा, mb sin थीटा डी थीटा। इसमें सीमाएं लेनी पड़ेंगी, हमें लिमिट लेनी पड़ेगी। क्या लिमिट आएगी, थीटा 1 से थीटा 2, जहाँ से दिया वहाँ तक कर देंगे। अगर पेपर में आता है 0 से थीटा तक तो कुछ नहीं, आप 0 से थीटा, इधर 0 भर देना, इधर थीटा भर देना, कर देना। थीटा 1 से थीटा 2 आएगा, ऐसे कर देंगे। अरे समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है भाई। संडे को आप लोगों को अलग से हम अपना, है ना, सब छोड़ छाड़ के पढ़ा रहे हैं। मन लगा के पढ़ो और अच्छा बन के बताओ, नाम करके बताओ, है ना। इसमें से जो कॉमन आया, कॉमन क्या आता है हमें मालूम है, जो नियतांक है वो कॉमन आ जाता है, साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का समाकलन क्या होता है मालूम है हमें प्यारे बच्चों, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। माइनस बाहर ले लिया तो ये आया कॉस थीटा। ये सूत्र है भाई, है ना। क्या सूत्र है इधर लिखें, साइन थीटा का समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा। इस सूत्र को याद रखना। मैथ्स वालों को तो मालूम रहता है, बायो वालों मान लो किसी को नहीं मालूम तो मैंने बता दिया, ये आ गया। अब पहले इसमें भरी जाती है अपर लिमिट, उच्च सीमा भरी जाती है, माइनस mb, ये हो जाएगा कॉस थीटा 2
माइनस कॉस थीटा 1, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, क्या बन गया कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये आ गया। यही अभीष्ट व्यंजक है, क्या लिख देंगे, यही अभीष्ट व्यंजक है। और इसमें केस डाल दो, थीटा 1 क्या हो 0 डिग्री और थीटा 2 कितना हो थीटा, तो W बराबर क्या आ जाएगा, तो W बराबर आएगा बच्चों MB कॉस 0 डिग्री क्या माइनस कॉस थीटा, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों समझ में आया, फिर लिख देना यही अभीष्ट व्यंजक है, नीचे फिर से लिख देना यही अभीष्ट व्यंजक है, ये इसका दूसरा रूप आ गया 0 से थीटा तक। सबको समझ में आया। एक वीडियो में इन पे आधारित हम सवाल भी लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो 2 व्यंजक हमारे हो गए। दूसरा व्यंजक क्या था, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव को, एक समान विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र नहीं यार सॉरी, ये कहाँ से आ गया, ख़त्म नहीं हो रही इलेक्ट्रिसिटी दिमाग से। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक आ गया। अब एक परिभाषा है, एक और कॉन्सेप्ट है, एक और भौतिक राशि है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा, ठीक। तो सबसे पहले तो हम किताब की परिभाषा बता देते हैं आपको, संसार भर सब लोग जैसे पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे पढ़ते हैं जो उसकी एक्चुअल और डेफिनेशन होती है, एक दिन हम वीडियो में लाके वैसा मतलब भी बताएंगे स्थितिज ऊर्जा का, ठीक है। अभी तो आप ऐसे देखो कैसे, कहावत सुनिए एक, वृंदावन में रहने तो राधे राधे कहने, है ना। तो जैसा सब लोग कर रहे हैं वैसा हमें लिखना है, नहीं तो हमारे मार्क्स ही काट दिए जाएंगे। परिभाषा क्या कहती है स्थितिज ऊर्जा की, सुनिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक को मानक स्थिति, दंड चुंबक को मानक स्थिति होती है 90 डिग्री से वर्तमान स्थिति मतलब थीटा तक घुमाने में किए गए कार्य को उसकी चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। परिभाषा फिर से सुनेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी दंड चुंबक को उसकी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किया गया कुल कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। इसे कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका सूत्र क्या होता है, माइनस MB cos थीटा होता है, ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है, ठीक है। अब हम इसको निकालते हैं, इसको प्रमाणित करते हैं। चित्र हमारा फिर से बनेगा, भाषा वही लिखी जाएगी। माना एक दंड चुंबक N है जिसकी प्रभावी लंबाई 2L, ध्रुव प्रबलता स्मॉल m, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M है, एक समान तीव्रता कैपिटल B के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर चित्रवत रखा हुआ है। हम जानते हैं कि उस पर कार्यरत बलयों आघूर्ण टाउ बराबर इतना। स्पष्ट है, इसको अल्प कोण घुमाने में किया गया कार्य, यहाँ तक घुमाने में किया गया कार्य, यहाँ तक घुमाने में किया गया कार्य कितना हो गया, MB साइन थीटा D थीटा हो गया। लेकिन परिभाषा हमारी क्या कह रही है, अब स्थितिज ऊर्जा में परिभाषा है कि मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य, यानी कहाँ से कहाँ तक, 90 डिग्री से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, ठीक। 90 डिग्री से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य निकालना है। तो अब इधर क्या लिखेंगे, ज्यों का त्यों है 90 डिग्री से थीटा तक, जैसा पहले कर रहे थे पूरी भाषा ज्यों का त्यों करते चलो। इधर क्या आएगा 90 डिग्री से थीटा, क्या आएगा बच्चों इधर 90 डिग्री से थीटा, यहाँ पे क्या आएगा 90 डिग्री से थीटा, क्या आएगा यहाँ पे 90 डिग्री से थीटा, ऊपर भरा जाएगा थीटा की जगह थीटा, नीचे थीटा की जगह भरा जाएगा 90 डिग्री, ठीक। माइनस को जब अंदर करेंगे तो cos 90 आ जाएगा पहले और थीटा चला जाएगा पीछे। लेकिन बच्चों cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, यहाँ तक तो जो के तो आ गए, थोड़ा थोड़ा बदल के, है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है MB, ये हो गया 0 माइनस cos थीटा, तो ये आ गया माइनस MB cos थीटा। ये आया दंड चुंबक को उसकी मानक स्थिति यानी 90 डिग्री से वर्तमान स्थिति यानी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य,
लेकिन परिभाषा यही तो थी, परिभाषा यही तो कह रही थी। क्या कह रही थी परिभाषा? कि दंड चुंबक को 90 डिग्री से थीटा कोण तक घुमा दो, जितना कार्य आएगा वही कार्य क्या है, वही कार्य स्थितिज ऊर्जा है। मतलब परंतु हम जानते हैं कि यही कार्य दंड चुंबक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, अर्थात U बराबर W, या U बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों, -mb cos थीटा, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर m डॉट वेक्टर b। न्यूमेरिकल्स अलग से कराएंगे, यही अभीष्ट व्यंजक है। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? आगे ना तीनों लेक्चर, तीनों चीज़ें हो गई, जल्दी से आ जाओ। अब इसके स्पेशल केसेस और देख लेते हैं थोड़े से। क्या स्पेशल केसेस? स्पेशल केसेस क्या? अगर थीटा 0 डिग्री हो तो cos थीटा की वैल्यू 1 होगी, इसका मान 1 होगा, मैक्सिमम यानी सबसे ज़्यादा होगा। इधर अगर 1 भरते हैं तो क्या होगा, तो u बराबर आएगा -mb। तो माइनस में कोई चीज़ सबसे ज़्यादा हो गई, ऋण में सबसे ज़्यादा हो गई, मतलब ये हो गया मिनिमम हो गया, न्यूनतम हो गया मान। ये कैसा हो गया? न्यूनतम, इससे कम कभी नहीं हो सकता। और जब स्थितिज ऊर्जा सबसे कम होती है तब वस्तु को कहा जाता है स्थायी संतुलन की स्थिति। तो बच्चों ये कौन सी स्थिति कहलाती है? ये है स्थायी संतुलन की स्थिति। ठीक है बच्चों। दूसरी बात, अगर थीटा हो गया 0 डिग्री, 0 तो हो चुका है, 90 डिग्री, तो cos थीटा का मान होगा 0। cos थीटा 0 होगा, इसलिए इस स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और कोई चीज़ जब 0 होती है तो उसको बोला जाता है मानक स्थिति या स्टैंडर्ड पोजीशन। तो ये स्थायी संतुलन की स्थिति है, ये मानक स्थिति है। एक और इसके अंदर टर्म आती है, उसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं अपन। क्या है वो टर्म भाई? तीसरा है, यदि थीटा 180 डिग्री हो गया तो cos थीटा का मान कितना हो जाएगा? -1। इसलिए सूत्र हमारा जो यहाँ पे लिखा था -mb cos थीटा, -mb और cos थीटा का मान -1, -mb तो पहले से लिखा था, cos थीटा का -1, तो ये हो गया क्या? +mb। ये सबसे ज़्यादा है, अधिकतम है। और जब स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है तो वस्तु में अस्थायित्व तो पाया जाता है, सिस्टम में अनस्टेबिलिटी होती है, तो ये कहलाती है अस्थायी संतुलन की स्थिति या अधिकतम अस्थायी संतुलन की स्थिति। अस्थायी संतुलन की स्थिति बोलते हैं इसको, काय को? 180 डिग्री वाले को। कैसे? आइए जरा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अपन एक कटोरी रखी हमने उल्टी, एक सीधी रखी, एक उल्टी रखी, और एक टेबल रखी, और एक बॉल रखी तीनों पे। ठीक, तो ये बता रहा है स्थायी संतुलन। क्या बता रहा है? स्थायी संतुलन। और ये बता रहा है अस्थायी संतुलन, और ये बता रहा है उदासीन संतुलन। कैसा? समझिए जरा। इधर से अगर हम वस्तु को, इस गेंद को लुढ़का के ले जाएं कहीं और, तो ये लुढ़क के वापस यहीं आ जाएगी। मतलब वो जहाँ है वहीं सबसे अच्छी रहनी चाहती है। जैसे कोई झूला है, झूला बीच में स्थायी संतुलन में रहता, आप उसको खींच के छोड़ दो, रस्सी से बांध दो तो बंधा तो रहेगा, अस्थायी संतुलन में बना रहेगा। जैसे ही छोड़ोगे तो वो बीच में आने की कोशिश करेगा। तो ऐसे ही ये विद्युत द्विध्रुव है, ये क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव है या चुंबक है। इसको हम इधर ले जाते हैं और जब हम छोड़ते हैं तो ये घूम के, ये खुद बल घुमाघूर्ण इधर को लगता है और लाने की कोशिश करता है, चाहता है कि हम यहीं पर लेके आ जाएं। ठीक, और इधर से जैसे डिस्टर्ब करते हो, इस तरफ को कर दो तो ये इधर को लगने लगेगा। बिल्कुल झूले का केस, झूले को इधर खींच दो तो वो इधर आ जाता है वापस चल के, इधर ले जाओ तो चल के यहाँ आ जाता है। ठीक, अस्थायी संतुलन। उल्टी कटोरी पे बॉल रखी है, अगर इधर पे इसको थोड़ा सा छोड़ दो, खिसका दो तो क्या होगी?
दूर चली जाएगी, कभी इसके पास वापस नहीं आएगी। मतलब जे अपनी स्थिति से पूर्णतः सेटिस्फाइड है, कंप्लीटली सेटिस्फाइड है, पूर्ण संतुष्ट है, दूर नहीं भागना चाहती, और ये इसी चक्कर में है कि कब मौका मिले और भाग जाए, इनसे पिंड छूटे हमारा, है ना। ये इधर से भाग जाएगी, चली तो वापस नहीं आएगी कभी। और इस स्थिति में क्या होता है, इसकी जो ऊर्जा है इसके साथ जो चेंज आता है, इसका डिफरेंशिएशन एक दिन पढ़ाएंगे। ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एनर्जी का डिस्टेंस के साथ डिफरेंशिएशन इधर नेगेटिव होता है, और इधर जीरो होता है। यहाँ भी ठीक है, लुढ़का के इधर कर दो तो यहाँ भी ठीक है, ठीक। तो ऐसे जब इसको हम 180 पे रख देंगे, हमारे दंड चुंबक को ऐसा रख देंगे, ऐसा, तो एक बल इस पे इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। अब इसको जरा भी डिस्टर्ब करो, आप जरा भी डिस्टर्ब करो तो फिर इधर लगेगा, इधर लगेगा। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करो, बाकी डिस्टर्ब वो अपने आप हो जाएगी और घूम के ऐसी आ जाएगी, ठीक। मतलब जो झूले का केस है वही चुंबक का केस है, वो इधर मैं आपको कटोरी से समझा रहा था कि स्थायी संतुलन क्या होता है और उदासीन संतुलन क्या होता है और अस्थायी संतुलन क्या होता है। संतुलन में तो है, मतलब 0 डिग्री पे भी संतुलन है, 180 पे भी संतुलन है, लेकिन 180 के संतुलन को बिगाड़ोगे तो चुंबक भाग जाएगी, दूसरी तरफ चली जाएगी, और 0 वाले को बिगाड़ोगे तो वापस वहीं आएगी। तो बच्चों, उम्मीद है ये क्लास आज आपको पूरी समझ में आई होगी। मैंने शुरू में नहीं बोला था कि पेन कॉपी उठाइए, अब पेन कॉपी निकालिएगा और इसको अच्छे से लिख लेना। कोई भी डाउट कुछ भी अगर आपका रह जाता है तो प्लीज़ इस पर कॉल कर लीजिएगा। और अब इसी तरह से हमारे प्रीमियर मतलब ये लाइव जैसे वीडियो लगातार चलते रहेंगे। अभी सीखा है हमने ताज़ा लाइव चलाना, ठीक है बच्चों। तो इसको कॉपी में आप लोग लिख लेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इतना तो आपका फ़र्ज़ है। लास्ट में कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। ओके बच्चों, थैंक यू।